बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज से 2 साल पहले एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था जहां पे एक नौजवान खूबसूरत लेडी कांस्टेबल इकरा उसे कत्ल कर दिया जाता है। ये इकरा एसपी आरिफ हुसैन के घर में तकरीबन मुर्दा हालत में होती है और वहां पर एसपी आरिफ हुसैन ही उसे अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेके जाता है। किसी पुलिस वाले को इन्फॉर्म नहीं करता है और वहां पर जाकर लेडी कांस्टेबल को डेड डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पर ये केस आगे बढ़ता है, आरिफ हुसैन के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं और ये कहा जाता है कि ये लेडी कांस्टेबल जो है इसके ताल्लुकात मुबैना तौर पर आरिफ हुसैन के साथ थे और उसके बाद ये लेडी कांस्टेबल इसका इसके घर आना-जाना था, इसके घर पे रहना भी था और इनके ताल्लुकात पर उसने इसको खामोश रहने का कहा क्योंकि आरिफ हुसैन पहले से शादीशुदा और साहिब औलाद था और यहाँ पर मामलात शायद इनके दरमियान बिगड़ते हैं और किसी एक वक़्त में इनके दरमियान ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर घर के अंदर ही लड़ाई-झगड़ा हुआ जिसके बाद इस खातून को इसने कहीं मारा है, ज़द-ओ-कूब किया। उसके बाद इस खातून की हालत तशवीशनाक थी और गालिबन इसकी डेथ उसके घर के अंदर हो चुकी थी, जिसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर ये जाँबर ना हो सकी। ये केस चला, पेटी भाइयों ने भी किसी हद तक साथ दिया और एसपी साहब जो है उस वक़्त जब इन पर केस चला, इन्होंने ये कहा जा रहा है कि इनके वालिदैन को गालिबन राज़ी कर लिया था और उसके बाद मामला जो है वो कुछ खामोशी की तरफ चला गया था। उसके बाद अब क्या होता है कि ये एसपी आरिफ हुसैन को गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद अपारा पुलिस जो है गिरफ्तार करती है और इस एसपी आरिफ हुसैन का जो भाई है वो फिर एक बड़ी ही खौफनाक कहानी सुनाता है और एक नौजवान जो कुछ दिनों से अपने घर से मिसिंग था, जिसका नाम हमज़ा है, जिसकी उम्र 30 साल है, जो कि सेनेट का मुलाजिम भी था और जो अपना साथ-साथ कारोबार भी करता था, प्रॉपर्टी का भी और गाड़ियों के बेचने का भी। उसको भी इस शख्स ने कत्ल किया, इस बात का इकरार इस आरिफ हुसैन के भाई ने किया और उसके साथ-साथ उसने ये भी बताया कि सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, बल्कि उसका बेटा भी इस कत्ल में शामिल थे। आखिर इस नौजवान ने क्या किया था? इस नौजवान का लेडी कांस्टेबल के साथ क्या ताल्लुक था? इस पूरी कहानी के अंदर एक नई कहानी निकल कर सामने आई है, वो आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि कुछ दिन पहले ही ये इस्लामाबाद में अपारा पुलिस जो है उन्होंने एसपी को अरेस्ट किया है और उसकी बुनियाद वो एफआईआर है जो कि हमज़ा के छोटे भाई वक्कास ने कटवाई थी और उस एफआईआर में उन्होंने ये कहा था कि मार्च 15 को मेरा भाई जो है वो जाता है एसपी आरिफ हुसैन के इलाके में और उस इलाके में जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। ये वाया इस्लामाबाद मानसहरा पहुँचता है लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आया। उसमें ये खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि उसके साथ कुछ हो गया है। शुरू में तो किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाता लेकिन फिर कहा जाता है कि इसकी लड़ाई एसपी आरिफ हुसैन, उसके बेटे और उसके भाई के साथ हुई थी और हमें इस बात का खदशा है कि उसे उन्होंने ही कहीं गायब कर दिया है। उसके बाद एसपी आरिफ हुसैन को जब पकड़ा जाता है तो साथ ही उसके भाई को भी पकड़ा जाता है और उसका भाई जो है फिर पूरी कहानी सुनाता है। लेकिन ये पकड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि एसपी आरिफ हुसैन पहले काम कर चुका है पुलिस में और ताल्लुकात भी होते हैं लेकिन पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले थे जिनके बाद मुश्किल हो गया था उनके लिए इनकार करना। ये सुराग जो है ये बड़े ही खौफनाक थे और कहानी जो है वो बड़ी ही पेचीदा है। मैं आपको समझाती हूँ कुछ इस तरह से कि ये नौजवान जो है हमज़ा ये अपने घर से निकलता है, अपने घरवालों को बताता है कि मैं कुछ कामों से शहर से बाहर जा रहा हूँ, मानसहरा में मेरा एक दोस्त भी है, उससे भी मैं मिलूँगा। वो जो दोस्त है वही इसका दरअसल कातिल निकलता है। वही दोस्त अपने बाप के साथ मिलकर इसको मार डालता है। क्या इस नौजवान का ताल्लुक लेडी कांस्टेबल इकरा के साथ था? अब ये नौजवान जो है ये जब अपने घर से निकलता है तो अपने घरवालों को तो ये बताकर निकलता है और कहता है कि अगर मैं रात तक ना आया तो मैं कल तक आ जाऊँगा। 15 का दिन गुज़रता है, 16 गुज़रती है और फिर 17। यहाँ पे परेशानी होती है, उसे फ़ोन किए जाते हैं, उसके 3-3 फ़ोन हैं लेकिन किसी भी फ़ोन से कोई जवाब जो है वो मौसूल नहीं होता। यहाँ पर घरवाले बहुत परेशान होते हैं और फिर ये मुकदमा जो है ये दर्ज कराया जाता है, थाने में जाके एफआईआर कटवाई जाती है। जब पहली बार एसएसपी से बात की जाती है तो वो कहता है कि हाँ, वो हमारे पास आया था लेकिन उसके बाद वो चला गया। लेकिन उसके बाद पुलिस अपना काम शुरू करती है तो पता लगता है कि ये लड़का हमज़ा जो है ये अपने घर से निकला, इस्लामाबाद से भी जब निकला तो उसके बाद वो निकलता है और पहुँचता है मानसहरा। मानसहरा में उसकी तमाम सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जाती है जो एसएसपी के घर के बाहर थी, आगे पीछे दाएँ-बाएँ हर तरह की चीज़ें चेक की जाती है लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर लोकेशन उसके फ़ोन की लास्ट उसके 3 फ़ोनों की लास्ट लोकेशन जो है वो जी10 की आती है। अब ये जी10 में इस नौजवान की लोकेशन कैसे आई जबकि कहीं भी किसी भी पॉइंट से वो इस्लामाबाद में एंटर नहीं हुआ क्योंकि जितने भी एंटरिंग पॉइंट थे इस्लामाबाद के और जी10 जाने के रास्ते उन सबको जब चेक किया जाता है तो किसी भी कैमरे में इस नौजवान का इस्लामाबाद के अंदर वापस दाखिल होना नहीं दिखाई देता। उसकी गाड़ी और उसका जाना निकलना इस्लामाबाद से दिखाई देता है, मानसहरा की तरफ जाना दिखाई देता है, उसके घर के बाहर के एसएसपी के घर के इर्द-गिर्द के कैमरास बताते हैं लेकिन उसके बाद उसकी एग्ज़िट जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं देती।
अब उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें हैं, एक लंबा सिलसिला होता है जिसके ज़रिए वो अपनी पूरी तफ्तीश करते हैं और जो मोबाइल फ़ोन के तमाम जो कॉल डाटा होता है, रिकॉर्ड उसको निकाला जाता है, तो कॉल डाटा जो है रिकॉर्ड वो कनेक्ट करता है उसको एसएसपी आरिफ हुसैन के साथ, उसके बेटे के साथ। उसके बाद जब आरिफ हुसैन को पकड़ा जाता है और उसके अलावा कुत्तों की मदद से फिर उन निशानात तक पहुँचा जाता है, तो पता लगता है कि उसी इलाके में एक कब्र खोदी गई थी। इस कब्र में खोदकर हमज़ा को मारकर हमज़ा को पीछे से गोली मारी गई थी और गोली मारने के बाद उसको पहले तो उसे मारा गया था, मारने के बाद पीटने के बाद उसे पीछे से गोली मारी गई थी, मारने के बाद उसको दफ़न किया गया था और कब्र को मट्टी बराबर करने के बाद उसके ऊपर गोबर बहुत सारा डाल दिया गया था। ये गोबर इसलिए डाला था क्योंकि ये एसएसपी शातिर था, वो जानता था कि पुलिस के ही कुत्तों का इस्तेमाल ना करे। लेकिन कुत्तों का इस्तेमाल किया भी गया और उसके बाद पहुंचा भी गया उस कब्र तक और फिर ज़ाहिर-सी बात है बहुत ट्रेन्ड कुत्ते भी होते हैं, गोबर की स्मेल के बावजूद उन्होंने इस कब्र को जाके फाइंड आउट किया और उसके बाद ये कब्र जब खोदी गई तो यहाँ से हमज़ा की लाश मिलती है, डीएनए के नमूने जो हैं वो ले लिए गए और उसके बाद मैच किया गया, पता लगा ये वाक़ईतन हमज़ा की ही लाश है। अब हमज़ा को क्यों इन्होंने मारा तो ये एक नई कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि हमज़ा के गाड़ियों के भी काम थे, कुछ ज़मीनों के खरीदने-बेचने के भी काम थे। अब ये जो एसएसपी है इसके और इसके बेटे ने कुछ गाड़ी का लेन-देन का मामला था और 80 लाख का मामला था। 80 लाख पैसे इसके देने थे और उन्होंने अभी तक नहीं दिए थे। इस बात पर पहले भी इनके दरमियान तलकलामी हुई थी जिसके बारे में इसके भाई ने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। अब ये नौजवान जो है ये उसके पास जाता है, उनके पास जाके जब पैसों का मुतालबा करता है, वहाँ लड़ाई-झगड़ा होता है। वहाँ पर इसका भाई सबसे पहले तो एसएसपी जो है इसको मारता है अपने बेटे के साथ मिलके। उसके बाद अपने भाई को भी साथ शामिल करता है और उसके साथ मिलकर इसको गाड़ी में लादता है और उसके बाद इसको ले जाकर दफना देता है उसी दूर-दराज इलाके में। कोशिश पूरी की जाती है और इसी कोशिश का सिलसिला होता है कि वो इसके तीनों मोबाइल अपने पास लेता है और उन तीनों मोबाइल को ले जाकर जी10 के एक इलाके में जाकर फेंक देता है। वही वजह है कि ये तीनों मोबाइल जो है जी10 के इलाके से मिलते हैं, लेकिन दरअसल इसको यहाँ पर लाने वाला हमज़ा नहीं होता बल्कि ये एसएसपी आरिफ हुसैन है जिसका शातिर दिमाग जो है वो काम कर रहा था। घर से बॉडी को ले जाते हुए भी इसने अपने बेटे को इस तरह के कपड़े पहनाए जिससे कि लगे कि ये हमज़ा है जो कि घर से बाहर निकल रहा है और कैमराज़ के ज़रिए डिसीव किया जा सके, धोखा दिया जा सके। इस तरह की बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल की गई क्योंकि टेक्नीक्स तो इसे बहुत सी पता थी और इसे पता था कि पुलिस कौन-कौन से तरीके इस्तेमाल करती है। लेकिन उसका इस्लामाबाद से निकलना और इस्लामाबाद दाखिल ना होना उसको ले डूबा। उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें थी जिन्होंने उसकी तरफ निशानदेही की। लास्ट कॉल्स जो हैं उसकी, वो सब जो है उस तरफ निशानदेही करते हैं और उसके बाद इनकी मूवमेंट्स जो है उस इलाके में जाते हुए और फिर उसके बाद कब्र और कब्र के बाद कब्र के अंदर से लाश जिसको कि ढूँढा कुत्तों ने। उस इलाके में जब ये पहुँचते हैं वहाँ तक तो कैमरों की मदद से पहुँच गए और उसके बाद लाश कहाँ है उसका जो अंदाज़ा है वो लगाया उन कुत्तों ने जिन्होंने सूंघ कर बताया कि ये है वो कब्र जिसके ऊपर इस वक़्त लेप किया गया है, बहुत ज़्यादा गोबर फेंका गया है ताकि किसी भी तरह लाश तक ना पहुँचा जा सके। कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। ये वही कातिल था जिसने मुबैना तौर पर उस लेडी कांस्टेबल को कत्ल किया था, उसके घरवालों को खामोश कराया था। ये लेडी कांस्टेबल जो बेमौत मारी गई थी, अब वही लेडी कांस्टेबल के बाद इसने एक और नौजवान को जब मारा, तो शुरू में ये कहानियाँ जो है इनकी बाज़गर सुनाई दी कि ग़ालिबन इस नौजवान की शायद दोस्ती हो गई थी उस लेडी कांस्टेबल के साथ जिसके गम और गुस्से में आकर उसने पहले उस लेडी कांस्टेबल को मारा और उसके बाद अब उसने फाइनली 2-3 साल के बाद इस नौजवान से बदला लिया। लेकिन हमने जो कहानी फाइंड आउट की है ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो कहानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी और ये कहानी जो है इसका उससे ताल्लुक नहीं है, जबकि कुछ यूट्यूबर्स को मैंने ये कहते हुए सुना कि ये नौजवान और उस लेडी कांस्टेबल का आपस में कोई ताल्लुक था, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये नौजवान जो है इसका पैसों का लेन-देन था। माँ-बाप का नौजवान बेटा जो है वो इस तरह से मौत की आगोश में चला गया और ये पुलिस वाला जिसे अगर शायद पहले पकड़ लिया जाता, तो वो हरगिज़ ऐसा दोबारा ना कर पाता। एक दफ़ा कत्ल करने के बाद उसका झाका खुल चुका था। अब ना मालूम पता नहीं कितने और कत्ल जो हैं वो उसके कंधों पर होंगे और फिर कहते हैं ना कि जिसने एक शख्स का कत्ल किया गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।